हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग सीटेट जुलाई की लगातार तैयारी कर रहे हैं। ये है एसएसटी पेपर 2 और इसमें हम लोग हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं। क्लास 6 की ज्योग्राफी आपकी पूरी हो गई है। अब हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री कर रहे हैं, फिर हम लोग क्लास 6 की सिविक्स करेंगे, फिर क्लास 7 की ज्योग्राफी, क्लास 7 की हिस्ट्री, क्लास 7 की सिविक्स, ऐसे ही करते हुए अपने संपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा प्यारे मित्रों। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो मैं हाईलाइट करता चलूँगा, उनकी आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा मेरे भैया। वो शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत हेल्प करती है। एनसीईआरटी के बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो आइए बिना विलंब के हुए चलते हैं अपने अध्याय 4 पर और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। आइए देखते हैं। पुस्तकालय में मेरी लाइब्रेरी, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, अब इसको नोट करिएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सारी चीज़ें नोट करना जो अंडरलाइन करें। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। तो ऋग्वेद की रचना कब हुई है? 3500 साल पहले हुई है, नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ये भी पूछता है ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सूक्त कहते हैं। और ये कितनी हैं? लगभग 1000 से ज़्यादा हैं। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। तीनों के बारे में कूट दे करके प्रश्न पूछ सकता है। मैं जो बता रहा हूँ नोट करते चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर छपेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों के अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत है या वैदिक संस्कृत। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो ऋग्वेद है आपका मेरे भैया, इस ऋग्वेद की जो भाषा है वो क्या है? वैदिक संस्कृत है, या इसी वैदिक को ही हम लोग प्राक संस्कृत भी कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे आप लोग संस्कृति है शॉर्टकट में ऐसे नोट्स बनाइए जो एग्जाम में आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करेगा। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह थोड़ी क्या होती है? भिन्न होती है। चलिए, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपी या भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। ये भी पूछता है संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारोपीय अर्थात भारत और यूरोपीय। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी एशियाई भाषाएं हैं। फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ शब्द संस्कृत है, माँ हिंदी है, मदर अंग्रेजी है। शब्द को देख रहे हो? चलिए, उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में लिखिएगा। पूर्वोत्तर प्रदेशों में क्या बोली जाती हैं? तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा। तो द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषा आती है बाबू? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आती है, नोट करिएगा। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, इसको जरूर शॉर्ट नोट्स में शामिल करिएगा। चलिए, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। इंपॉर्टेंट है, कूट बना के देगा। क्या ऋग्वेद को पढ़ा जाता था? नहीं, उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसको पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल 200 साल पहले हुआ। चलिए, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं देखते हैं। इतिहासकार
पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के सूक्त वार्तालाप रूप में है। किस रूप में है सूक्त? वार्तालाप, बातचीत। इसका मतलब क्या होता है? बातचीत के रूप में है, नोट कर लीजिएगा। विश्वामित्र नामक ऋषि ने देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। नीचे एक सूक्त का अंश दिया गया है, जो है उसको आपको जानना है। ये आप देख रहे हैं भूर्ज नामक एक पेड़ की छाल है। ऋग्वेद की ये पांडुलिपि है। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। चलिए, विश्वामित्र ने जो नदियों से बात किया है उसका संवाद दिया गया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक करके पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं मवेशी, घोड़े और रथ की। ऋग्वेद में जो मवेशी हैं, बच्चों खासकर पुत्रों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसल को उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में। जैसे ये धन है तो धन 3 टुकड़ों में बढ़ जाता था। ऐसे नोट बनाइएगा, जैसे कुछ किसको मिला, कुछ मिल गया पुरोहित को, कुछ किसको मिल गया, सरदार को, और कुछ किसको मिल गया, आम जनता को मिल जाया करता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुतियाँ होती थी। तो घी की, अनाज की और जानवरों की आहुतियाँ होती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी। तो ऋग्वेद में कोई सेना का वर्णन नहीं है। लोग सभाओं से मिलते जुलते थे। युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। किससे? सभाओं में। वहाँ ये लोग अपना सरदार चुनते थे, जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, उन्हें कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग उन्हें क्या कहते थे? राजा कहते थे। राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास कोई सेना थी। इनके पास क्या होता था? ना तो इनके पास सेना होती थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा के मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अब आगे देखते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय में अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ना है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए इन्हें पुरुजन या विष जन, भरत जन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख शब्द मिलते हैं। चलिए, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो कभी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। अर्थात जो काम मालिक उनसे करवाता था उन सभी कामों को उनको करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा है। चलिए, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े करीन
या बड़े करीब से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू। नोट कर लीजिएगा, महापाषाण कब्र कब शुरू हुई? तो महापाषाण कब्र जो है वो 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ थी? दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिखाए जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो महापाषाण जमीन के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर। तो ये कहाँ का दिखाया गया है? ये जमीन के अंदर का हिस्सा है दिखाया गया है, ठीक है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एक ही मात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे के कब्रों को दर्शाते हैं। चलिए, महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह का काम करना पड़ता है। हमने जो कार्यों की सूची बने उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। चलिए, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये आपको जो दिख रहे हैं सब लोहे के सामान हैं, ठीक है। ये आपको जो उस कब्र से मिले हैं। चलिए, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद ये मानते कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति के पास रही होंगी। कभी कभी ये कब्र की तुलना में दूसरी कब्र, जो एक कब्र है उसकी तुलना में दूसरी कब्र में चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। ब्रह्मगिरी को खोजना है मानचित्र 2 में। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ सरदार थे तो कुछ अनुयायी भी माने जाते थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक साथ, मतलब एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने या दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोजना है। यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसाया जो है घर गांव के सबसे बड़े घरों में से था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े थे। चलिए, क्या तुम्हें लगता है किसी सरदार का शव था? जवाब आपको देना है। चलिए, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? तो ये जो आपको लिखा है ये आपको पढ़ना है, इसको पढ़ लेना है। हम थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट झलक है आपको बता देते हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 306 हड्डियां होती हैं, या आधुनिक शरीर रचना विज्ञान में 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़ करके यह संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोग जो है और उनके काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियां मिली। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। चलिए, तो प्यारे साथियों, इसी के साथ आपका यह टॉपिक कंप्लीट होता है।
और इस वीडियो से संबंधित आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।